Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes in the daily session of news analysis. Today is 20th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise our previous day sessions that we have covered various important topics, and now we have to revise that what we learned. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं कि लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस किया एमएसपी के रिगार्डिंग में, बिकॉज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा एमएसपी को लेकर के इशू चल रहा है। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। सो नाउ आप मेरे को आंसर कीजिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी रिसेंटली सीन इन द न्यूज। मैं स्टॉप हो जाता हूं, आप कमेंट में आंसर कीजिए। क्या मैक्सिमम सेल्स प्राइस इसका आंसर है, या मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस इसका आंसर है, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका आंसर है, या मिनिस्ट्रियल सपोर्ट पार्टी इसका आंसर है? क्या इसका आंसर है? आपने रिप्लाई कर दिया। चलिए, मैक्सिमम सेल्स प्राइस बिल्कुल नहीं, ये किसी प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस ये भी नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो अभी एमएसपी का जो हमारे पास जो मीनिंग है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अभी जो आप फार्मर्स को हम देख रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको अपने प्रोडक्ट्स पर एमएसपी चाहिए। एमएसपी पर क्या चाहिए? हमको एक एक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या क्या मींस फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, which is the department organization to recommend the MSP। वो कौन सा डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है जो एमएसपी को रिकमेंड करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, क्या ये है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? आप बताइए मुझे कमेंट में इसका क्या आंसर है। मैं आपको पॉज देता हूं 5 सेकेंड्स का, आप रिप्लाई कीजिए ए बी सी डी इसमें से क्या आंसर है। नाउ इसका आंसर है ए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कॉस्ट एंड प्राइसेस होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि उसमें क्या फैक्टर्स हैं, कितना जो है फार्मर को कितना उसमें इनपुट कॉस्ट आ रही है, क्या फार्मर को उसमें बेनिफिट होगा, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए सीएसीपी रिकमेंड करता है कि किसी क्रॉप के लिए एमएसपी क्या होगी। ठीक है, सपोज करो कि उनको व्हीट की एमएसपी डिफाइन करनी है तो वो बता देंगे कि भाई इसकी लगभग 2200 रुपए आप कर दीजिए पर 100 केजी पर। तो ये रिकमेंड करके भेजता है कि एमएसपी क्या होगी। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय द, किसके द्वारा चेयर की जाती है? ऑफ इंडिया, टेक्स द फाइनल डिसीजन अप्रूव ऑन द लेवल ऑफ एमएसपी। अब ये जो सीएसीपी है उसकी बात तो अलग हो गई। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है ये फाइनली डिसाइड करती है कि एमएसपी क्या होगी। तो जो सीसीए है इसको भेज देता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो है अपनी रिपोर्ट बना करके भेज देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। फिर ये फाइनली डिसाइड करती है कि एमएसपी कितना होगा। और इसके हेड कौन होते हैं आप मुझे बताइए, कौन हेड होते हैं? या प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन इसके प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरमैन होते हैं? तो इसके चेयरमैन होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी हमने लास्ट जो सेशंस थे हमारे उनमें डिस्कस किया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड्स द एमएसपी टू। ये किसको रिकमेंड करके भेजता है अपनी रिपोर्ट? तो आप मुझे बताइए, इसको या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, या मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? किसको भेजता है? अभी थोड़ी देर पहले रिप्लाई भी किया है मैंने आपको, ये इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट में कि कौन इस पर जो है किसको भेजता है ये सीएसीपी अपनी रिपोर्ट। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एमएसपी की रिपोर्ट कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये सेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन
इकोनॉमिक अफेयर्स को, इसको सेंड करता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसको रेगुलेट करने के लिए किसको हम इस सब का रेगुलेटर बोलते हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है इंडिया में जो है बैंकिंग सेक्टर को, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट बैंक ऑफ स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? जो है ये स्टेट नहीं, यहाँ पे फुल फॉर्म ये चेंज हो जाएगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ जाएगा। देखो जो बैंकिंग सेक्टर है, चलो मैं आपको पॉज देता हूँ 5 सेकंड का, आप रिप्लाई कीजिए। बैंकिंग सेक्टर को इंडिया में रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इसको सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। आपने देखा होगा कि अभी पेटीएम ने जो है पेटीएम पर एक्शन लिया है आरबीआई ने, केवाईसी वगैरह को लेकर के बहुत सारे उसमें फ्लॉज मिले थे आरबीआई को, और आरबीआई ने पेटीएम को बहुत बार नोटिस दिया, उनको वार्निंग दी, बट जब कोई नहीं लगा कि ये सुधरने वाले नहीं है तो उन्होंने फिर इस पर एक कड़ा लीगल एक्शन लिया और इसके बहुत सारे ऑपरेशंस को बंद करवा दिया। ठीक है, उसके लिए टाइम भी दे दिया इन्होंने कि तब तक आपका बंद हो जाएगा। तो आरबीआई जो है ये रेगुलेट करती है इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को, और आरबीआई को कहा जाता है बैंक ऑफ द बैंक्स या बैंकर ऑफ द बैंक्स। मींस बैंकों को भी लोन कौन देता है? फिर लोन देता है आरबीआई। मींस नॉर्मल कॉमन पीपल के साथ में जो अदर बैंक्स हैं वो ट्रांजैक्शन करती हैं, लेकिन इन सब के ऊपर बैठा हुआ है कौन? आरबीआई। चलो क्या आप मुझको बता सकते हैं कमेंट में कि इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? बताइए चलो कमेंट में कि आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है। Now we are going to question number 6. Recently RBI took action against a company based on KYC norms. What is KYC? तो KYC क्या होती है? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 to 10 सेकेंड्स का। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो नो योर कंपनी, नो योर राइट्स, नो योर कस्टमर एंड नो योर कंट्री। क्या है इसका मतलब? देखो इसका जो मतलब है वो है नो योर कस्टमर। जब भी आप बैंक में अपना कोई अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, तो वहां पर जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे तो बैंक चाहेगी क्या? नो योर कस्टमर। आप उसके कस्टमर हो तो वो आपकी बेसिक डिटेल्स जानना चाहेगी कि एक्चुअल में आपकी क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को जो प्रोसेस है उसको जानने के लिए सिस्टम है उसको हम बोल देते हैं कि नो योर कस्टमर। तो केवाईसी का मीनिंग ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द हाईएस्ट विनिंग रिकॉर्ड 5 टाइम्स इन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री में। तो सबसे ज्यादा अंडर 19 में वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? कौन है उसका विजेता जिसने मींस 5 टाइम्स मींस जो अंडर 19 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने आप को विजेता जो है बनाया है? क्या ये न्यूजीलैंड है? आप आंसर दीजिए फटाफट। जब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें उसी समय आप पढ़ के मुझे आंसर दिया करो। नेक्स्ट है फिर आपका क्या ऑस्ट्रेलिया है, या इंडिया भारत, या पाकिस्तान? कौन है इसमें? तो देखो इंडिया दैट इज भारत, ये है जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं इसने अंडर 19 इसमें वर्ल्ड कप में। तो अब तक 5 टाइम्स इंडिया जो है इसका विनर रहा है। रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया के मींस अगर ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन हम इंडिया से करें तो इंडिया ने अभी तक 4 टाइम्स ही जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप को उसमें विजेता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर दीजिए फटाफट। रिसेंटली विच कंट्री वॉन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन इसका विजेता रहा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिसेंटली अभी जो हुआ है? तो इसका विजेता आप बताइए फटाफट। इसका विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्या किया है जो है विक्ट्री इसमें अचीव की है अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में। इसको हमने कल जो है लास्ट सेशन में आपके साथ में डिस्कस भी किया था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ है। अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है हुआ है
ये अभी किस कंट्री में हुआ था? विच कंट्री? कौन सी कंट्री में हुआ था ये? क्या आप में से कोई बता सकता है? देखो ये सब बताया था मैंने आपको लास्ट सेशन में, जब हमने डिस्कस किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये अंडर-19 वाला सेगमेंट। हमने आपको जो है स्टेडियम का भी नाम बताया था, है ना, सिटी का भी नाम बताया था, उसमें कंट्री का भी नाम बताया था। हमने उसमें ये भी बताया था कि उसमें इंडिया की टीम का जो कैप्टन है वो कौन है, ये भी बताया था। तो आप कनेक्टेड रहिए, और जो क्वेश्चन जब हम आपसे पूछते हैं तो कोशिश किया करो, भले ही वो मीन्स रॉन्ग आंसर आप दें, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि क्या उसका करेक्ट आंसर है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स, अब हम आते हैं आज के न्यूज़पेपर पर, ठीक है। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है, जजमेंट दिया है कि फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अब देखो इश्यू क्या है, इश्यू को जानेंगे हम, और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसा क्यों कहा, वगैरह वगैरह, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। देखो द सुप्रीम कोर्ट ऑन डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया उन्होंने कि देखो जो फॉरेस्ट का मीनिंग है जो डिक्शनरी में है वही माना जाएगा, और उसको हम ब्रॉड एंड ऑल एनकम्पासिंग मीनिंग में ही हम उसको डील करेंगे। मीन्स हम जो फॉरेस्ट वर्ड है उसको किसी नैरो सेंस में यूज नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि इट विल इंक्लूड 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड। अब अगर हम फॉरेस्ट का मीनिंग वही लेंगे जो डिक्शनरी में है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि एक्स्ट्रा 1.97 लाख किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, जो फॉरेस्ट है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इंडिया के फॉरेस्ट में। द ऑर्डर वाज पास्ड ऑन पिटीशंस। अब ये क्यों पास किया गया? तो रिसेंटली 2023 में इंडियन पार्लियामेंट ने फॉरेस्ट एक्ट जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसमें अमेंडमेंट किए थे इसके सेक्शन 1A में। ये तो उसमें फिर इसको चैलेंज किया गया कि ये फॉरेस्ट के अगेंस्ट में है, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन सा है, तो इट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। वो कई बार क्या करेगा, इस ईयर को आपके सामने चेंज करके रख देगा किसी ऑप्शन में, तो वहां पर फिर आपको क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन। सो इसको भी आपको माइंड में रखना है। द फॉरेस्ट एक्ट 1980 वाज एनेक्टेड। अब जब इसको हम लेकर के आए थे 1980 में, तो आवर पर्पस वाज टू मींस प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, टू कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन। और जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। उस सब जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस था या इकोलॉजिकल क्राइसिस की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, बिकॉज द डिफॉरेस्टेशन इज अगेंस्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय पार्लियामेंट एक्ट लेकर के आई थी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब इसमें रिसेंटली 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें चेंजेस किया पार्लियामेंट के थ्रू, तो उसको चैलेंज किया गया था। क्या इसमें चेंज किए थे? तो इन्होंने चेंज किए कि जो फॉरेस्ट का मीनिंग है इसमें 1A में, सेक्शन 1A में, आपको सेक्शन लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। क्या? डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट मींस गवर्नमेंट ने उसको अपनी तरफ से फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया है कि ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ये फॉरेस्ट है। तो अगर गवर्नमेंट ने मानो 2023 में किसी एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो ये भी किसमें काउंट होगा, ये फॉरेस्ट माना जाएगा। सेकंड ऑप्शन इनके पास में था कि लैंड्स रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर 1980 इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में से हम एक तो फॉरेस्ट उसको मानेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू, मैं आपको फिर से बताता हूँ, इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने 2 डेफिनेशन दी कि हम फॉरेस्ट किसको मानेंगे। तो फॉरेस्ट मानेंगे बोला, एक तो उसको जो गवर्नमेंट ने खुद से डिक्लेयर किया है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा कि हम फॉरेस्ट उसको मानेंगे कि 1980 के बाद गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उस जगह को फॉरेस्ट माना गया हो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, बात इससे ये निकल करके आएगी सेकंड वाले प्रोविजन से कि सपोज करो 1980 के बाद ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे जो क्या होंगे, अपने आप में फॉरेस्ट होंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो सकता है कि ना हो, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ना हो लेकिन वो फॉरेस्ट होंगे। तो जब कोई कंपनी को लैंड जो है अलॉट की जाएगी, गवर्नमेंट कहीं से कोई प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करेगी,
तो फॉरेस्ट में फिर उसको माना ही नहीं जाएगा। जब कानून की लड़ाई की बात आएगी तो गवर्नमेंट तो बोलेगी कि ये तो फॉरेस्ट है ही नहीं, भले ही जबकि वो क्या हो, फॉरेस्ट हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ये वाला जो है ये सेशन, कि अगर आपके पास में 1980 के बाद से उस लैंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो फॉरेस्ट नहीं है। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को इन चीजों को समझाया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो इस बात को हम आपकी को मानने को तैयार नहीं है। अभी जब तक आप कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब पर नहीं लेकर के आते, तब तक अभी जो फॉरेस्ट का मीनिंग है वो वही रहेगा जो कि डिक्शनरी में है। सेंटर ने मना किया कि नहीं, ऐसा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सेंटर आर्ग्यूड दैट मीनिंग हैज बीन एक्सपांडेड द टर्म गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कंटेन्ड इन द प्रोविजन। मींस गवर्नमेंट रिकॉर्ड का मतलब उनके लिए है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, लोकल बॉडी का हो, काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड कमेटी वगैरह, कम्युनिटीज वगैरह किसी का हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लड़ने वाली बहुत सारी एनजीओज हैं, उनका ये मानना था कि जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड पर नहीं है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकती, उसको भी हमें फॉरेस्ट ही मानना पड़ेगा। आप उसको अपने रिकॉर्ड में लेकर के आइए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो वो फॉरेस्ट को आप फिर आसानी से मीन्स उसको डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो बेंच ने अपनी बात में ये कहा कि हमको फॉरेस्ट का मीनिंग एक लार्ज और कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड के हिसाब से ही नहीं, हमको फॉरेस्ट का मीनिंग वो रखना होगा जो लार्जर डिक्शनरी मीनिंग है। द कोर्ट ने डायरेक्ट किया, मैं जो अभी आपको बताया, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को आप अपनी एक रिपोर्ट बनाइए और हमको बताइए कि आपके हिसाब से कहाँ कहाँ पर और कौन सा फॉरेस्ट है। उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ एक्सपर्ट कमेटीज वगैरह बनी गई थी, कब, गोदावरम या थिरुमलपाद, ठीक है, थिरुमलपद, इस केस में हमने जब पहले ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके बाद एक्सपर्ट कमेटीज वगैरह बनी थी और फॉरेस्ट वगैरह की जो कहाँ कहाँ पर उसकी लैंड है उसको रिकॉर्ड किया गया था। तो वो रिकॉर्ड हमारे पास भेजिए कि कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट है। तो उस रिकॉर्ड की बात यहाँ पर हो रही है। तो कुल मिलाकर के हम बात कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो फॉरेस्ट है उसका मीनिंग हम बहुत बड़े टर्म में लेकर के चलेंगे और ये पूरे इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए। और ये भी बोल दिया बेंच ने कि देखो अब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल नहीं हो जाता, ये रिपोर्ट वगैरह जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आ जाती, तब तक किसी भी लैंड को जू या सफारी बनाने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। मींस अब केवल गवर्नमेंट उस एरिया को जू या सफारी में डिक्लेयर नहीं कर सकती, उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन पहले लेनी होगी। तो फिलहाल की सिचुएशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे परमिशन लेनी होगी कि जो है हम किसी एरिया को फॉरेस्ट या उसको हम जू सफारी वगैरह ये सब में उसको हम क्या कर सके, डिक्लेयर कर सके। तो ये अभी क्या है, ये कहा है, तो भी बोला कि फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करना होगा। नाउ बहुत सारे बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, ठीक है, कि क्लास 10 और 12th का आप सबको पता है कि इन दोनों ही क्लासेस में बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं आप सबको पता होगा 1 ईयर में 1 टाइम होते हैं। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये अपनी नई पॉलिसीज वगैरह लेकर के आ रही है और अभी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, इन्होंने कहा है कि आने वाले सेशन में 2025 से 2026 से जो सेशन स्टार्ट होगा 2025 में, उससे ये प्रोविजन होगा कि जो बोर्ड के एग्जाम्स में वो एक साल में 1 ईयर में ट्वाइस होंगे और तो स्टूडेंट्स विल गेट एन ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग फॉर क्लास 10 एंड 12th एग्जाम ट्वाइस। तो उनके पास ऑप्शन होगा कि वो बोर्ड के एग्जाम में 2 बार बैठ सकें, ठीक है। और ये इस सेशन से स्टार्ट होने वाला है। ये अभी हुआ कहाँ, जो जब पीएम श्री नाम की एक स्कीम है इसको लॉन्च कर रहे थे जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तब उन्होंने ये अपनी तरफ से बात कही मंच से कि जो है नेक्स्ट आने वाले सेशन से बच्चों को 2 चांस मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम्स में प्रिपेयर जो है अपियर होने का। तो अभी पीएम श्री जो है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये एक स्कीम उन्होंने लॉन्च की है। उसमें कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि पीएम श्री स्कीम क्या है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है।
जिसमें कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, ये है। और क्या क्या बातें यहाँ पर हुई, उन्होंने कहा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका जो एक एम है वो है कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो एकेडमिक स्ट्रेस है उसको हम कम करना चाहते हैं, कि बच्चे बोर्ड के एग्जाम के चक्कर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया है, उसमें अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगस्त 2023, उसमें यह कहा गया कि द बोर्ड एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। एटलीस्ट की बात हो रही है, देखो क्या वर्ड यूज किया है, एटलीस्ट। इट मींस हो सकता है आने वाले टाइम में कि ये 2 से भी ज्यादा बार बोर्ड के एग्जाम करा दें। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स उन्होंने यूज किया है। तो स्टूडेंट्स को क्या होगा कि भाई उनको इनफ टाइम भी मिलेगा प्रिपेयर होने के लिए, और सेकंड अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलेगी कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम उनका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा ना हो। और स्टूडेंट को ये ऑप्शन भी होगा कि अगर उन्होंने 1 ईयर में 2 टाइम्स एग्जाम में उन्होंने अपीयर हुए, और सपोज करो कि जब फर्स्ट टाइम वो एग्जाम में अपीयर हुए तो उनका 100 में से सपोज करो स्कोर आया 76। अब वो सेकेंड टाइम स्टूडेंट उसमें अपीयर हुआ तो उनका स्कोर इम्प्रूव हो गया, और सपोज करो उसका स्कोर आ गया 88। तो स्टूडेंट के पास चॉइस होगी कि आप इन दोनों में से कौन से स्कोर को अपनी मार्कशीट में प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट चाहेगा कि उसका 88 वाला स्कोर मार्कशीट में प्रिंट होकर के आए। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इम्प्रूवमेंट का स्टूडेंट को चांस मिलने वाला है। यूनियन मिनिस्टर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कीप द बेस्ट मार्क्स obtained after appearing both examination. The vision of the NEP is to keep students stress free, उनको रखना है, enrich them with quality education। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, बार बार रिवाइज कर पाएंगे। Keep students linked with culture। अब देखो, जब स्टूडेंट के पास में और भी चांसेस हैं एग्जाम देने के, तो ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट हमेशा केवल बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कोई एक्टिविटीज हैं स्कूल में, या कहीं इसको घूमने जाना है, या कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, तो बोला बोर्ड के एग्जाम है भाई हमारे मार्च अप्रैल में, तो हम तो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो इट मींस स्टूडेंट के पास में 2 चांस होंगे, वो बड़ी आसानी से दोनों में जो अपियर हो सकता है और अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सकता है फ्यूचर के किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला बता रहे हैं हम, मींस गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारा एक फॉर्मूला है एजुकेशन के सेक्टर में, कि हम भी चाहते हैं कि इंडिया 2047 तक डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आ जाए। ठीक है, इस चीज को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज क्या है कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी टेक्स ओवर एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी का जो पद है, जो पोस्ट है, वो आर्मी का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं, मींस सबसे बड़े अधिकारी जो ऑफिसर होते हैं इन द इंडियन आर्मी, वो होते हैं, ये रहे यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो करंट है, जो आर्मी के जो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी है, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो ये है अभी मनोज पांडे। अब ये तो फर्स्ट पोजीशन हो गई, और सेकंड पर आती है कौन सी, कि वाइस चीफ। ठीक है, वाइस मींस डेप्यूटी। तो फर्स्ट रैंक ये हो गई और सेकंड रैंक पर ये हो गई। तो अभी फर्स्ट रैंक पर जो है वो है मनोज पांडे। आप ध्यान रखना, कई बार ऐसे जो पोस्ट को पूछ लिया जाता है। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। ठीक है, अब बन गए हैं। तो प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट जो जनरल मींस द्विवेदी है, वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं चीफ किसके, नॉर्दर्न कमांड के। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उधमपुर में है। ठीक है, चलिए, ही विल बी द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन आर्मी व्हेन आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे रिटायर्स फ्रॉम द सर्विस इन मे। तो जब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद में फिर सीधी सी बात है कि फिर फर्स्ट रैंक पर होने वाले हैं कौन, हमारे ये द्विवेदी जी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमको कि इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे, और नेक्स्ट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनेंगे उसके बाद तो फिर नंबर आने वाला है द्विवेदी जी का, और सेकंड रैंक पर इस समय है ये द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। ये है ईयू। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। इन्होंने रेड सी में अपना एक मिशन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये मिशन और क्यों लॉन्च किया, लेट्स हैव सम बेसिक पॉइंट्स। द यूरोपियन यूनियन लॉन्च अ नवल मिशन 19 फेब को कल उन्होंने लॉन्च कर दिया। किसके अगेंस्ट में, जो यमन के हुथी रिबेल्स हैं उनके अगेंस्ट में लॉन्च किया है रेड सी वाले एरिया में।
आपको पता होगा कि इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदन ये वाला जो रीजन है उसमें हूथी जो ग्रुप है, रेबेल ग्रुप है यमन का, इसको ईरान जो है सपोर्ट कर रहा है। इन सब की वजह से वहां पर जो सी रूट है उस पर बहुत सारे अटैक हो रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस का एक अपना इनका कार्गो वेसल था, शिप था, उस पर उन्होंने जो है अटैक किया हूथीज ने, और 2 घंटे के अंदर अंदर लगभग उन्होंने 2 बार उस पर अटैक किया। ठीक है, ये ईरान इनको बैक कर रहा है हूथीज को। ठीक है, तो दे हैव बीन हराशिंग, और वो इस रीजन में नवंबर से ही क्या कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं किसको, वहां से निकलने वाले शिप्स को। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं, तो हूथीज ये शो कर रहे हैं कि हूथीज ग्रुप है वो पैलेस्तीन के साथ है, गाजा के साथ है, हमास के साथ है, इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट में। तो आपको पता ही होगा कि हमास का समर्थन करने वाले कोई मुश्किल से 1-2 कंट्री होगा। ठीक है, बाकी ज्यादातर कंट्रीज इजराइल, क्योंकि बिकॉज इजराइल एक स्टेट है, हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो अब वहां से जो भी शिप निकलते हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। ईयू का जो ये ऑपरेशन है उसका नाम उन्होंने रखा है एस्पाइड्स। तो एस्पाइड्स का ग्रीक वर्ड है, ये एस्पाइड्स क्या है, ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है शील्ड, मीन्स बचाना, रक्षा करना, और उसको एक कवर करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने वेसल्स वगैरह को, शिप को वहां पर भेजा है, और इस एरिया में यूएस के साथ मिलकर के क्या करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, और यूएस जो आपको पता होगा कि ऑलरेडी इस एरिया में अपना एक नवल कोएलिशन चला रहा है, और हुतीज के अगेंस्ट में उसमें बहुत सारे अटैक्स वो कर रहे हैं। ठीक है, और बिकॉज हुतीज ने इस रेड सी में बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है अटैक कर करके, वो मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं। अभी ग्रीक का एक शिप था, उस पर भी इन्होंने अटैक किया। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम हो रहा है आपका रेड सी और गल्फ ऑफ अदन वाले रीजन में। गल्फ ऑफ अदन क्या है वगैरह क्या है, देखो बेसिक अगर मैं कहूँ तो गल्फ ऑफ अदन एडजंस रेड सी से ही ये लगा हुआ है। नाउ अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ दिस रीजन, इसका बेसिक देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका रेड सी। रेड सी की जब हम बात करेंगे तो आगे यहाँ से जब आप जाओगे तो आपको उधर आगे बढ़ने पर मिलेगी आपको स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल आपको कनेक्ट करेगी कहाँ से, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर देगी। स्वेज कैनाल जो कि कहाँ बनी हुई है, इजिप्ट में बनी हुई है। ठीक है, ये रेड सी को कनेक्ट करती है किससे, मेडिटेरियन सी से। अच्छा, ये हो गई स्टेट ऑफ बाब अल मंडब। ठीक है, ये वाला रीजन, और इधर हो गया हमारा ये वाली आपकी गल्फ ऑफ अदन। तो गल्फ ऑफ अदन कहाँ पर है, ये इंडियन ओशियन में है। इंडियन ओशियन का भी सब पार्ट है अरबियन सी, और उसके अंदर आती है आपकी गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, तो ये रहे आपका यमन, और इसके इस बहुत सारे रीजन में जो हूथीज है उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है, और जब भी यहाँ से कोई शिप निकलता है तो उसी पर ये अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर यमन है और कहाँ पर ये आसपास के कुछ कंट्रीज हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान करवा देता हूँ कि कई बार ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक, वो किसी करंट अफेयर की वजह से उसका स्टैटिक बैकग्राउंड पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टेट ऑफ बाब अल मंडब किसके बीच में है, तो गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ बाब अल मंडब। ठीक है, अब आपसे पूछे कि गल्फ ऑफ अदन से कौन कौन से जो है एरिया कहाँ पर है ये, तो ये इंडियन ओशियन के अंदर आता है। ठीक है, और अगर हम कहें तो देखो ये वाला जो रीजन है किसका है, ये अफ्रीका का। ठीक है, तो एक साइड में तो एशिया है और एक साइड में आपका अफ्रीका, तो ये तो आपका एशिया हो गया, और ये हो गया आपका अफ्रीका वाला रीजन। एशिया में भी हम इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में भी हम इसको अरबियन पेनिनसुला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे इधर कौन है, ये अरबियन कंट्रीज हैं, जिसमें आपका सऊदी अरबिया, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऊपर चलेंगे तो आपका कतर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंट्रीज उसमें काउंट हो जाते हैं। इधर आप ऊपर निकल जाएंगे तो आपको फिर इजिप्ट की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर जिबूती वगैरह, फिर और आगे बढ़ेंगे केन्या, सोमालिया वगैरह, वहां पर पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लोकेशन, इसका ज्योग्राफी। और थोड़े से यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, कल मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन क्या है। देखो, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को यूएसए ने लॉन्च किया है। इसमें इसके साथ में बहुत सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट। देखो मींस जो
इंडिया है वो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यूएस ने कई बार इनवाइट किया कि भाई आप हमारे इस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में शामिल हो जाइए और हुतीज वगैरह के अगेंस्ट में हम इसमें फाइट में हमारे साथ आ जाइए। तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का ऑफिशियली इसका पार्ट नहीं है, बट भारत अपनी तरफ से अपने इंडिविजुअल ऑपरेशन भी वहां पर चला रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने हमेशा हेजिटेट किया कि हम इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया। ठीक है, ये कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया से अलग है, और यूएस तो आपके साथ में है ही है, उधर ब्रिटेन भी इसका पार्ट है। ठीक है, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ये बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को लीड कौन कर रहा है, तो इसको लीड कर रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसको लीड कर रहा है। किसके अगेंस्ट में, हुथीज रिबेल्स जो है वो जो हमारे शिप्स पर बार बार अटैक करते हैं उनके अगेंस्ट में। तो आज के सेशन में हमने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए, आपको हमने प्रीवियस सेशन को रिवाइज करवाया। अच्छा, मैं आपको एक बार जस्ट एक हैव अ लुक कि देखो क्वेश्चंस को हमने रिवाइज किया। 8 क्वेश्चन हमारे पास थे एमएसपी के रिगार्डिंग में, और जो है जो पेटीएम वाला इशू था, आरबीआई वाला, और आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला जो मैटर था, इसको भी हमने रिवाइज किया। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट के मीनिंग पर भी अपनी बात की है, इसमें कौन कौन सा एक्ट पहले से है, क्या उसका मीनिंग है, क्या लार्ज उसका सेंस है। फिर हमने देखा कि अभी जो है क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के एग्जाम्स आने वाले नेक्स्ट सेशन से, बिकॉज ये सेशन तो भी चल ही रहा जो है 24-25 वाले की बजाय 25 से 26 का जो ईयर का सेशन होता है उससे स्टार्ट होने वाले हैं इंडिया में जो एग्जाम्स हैं 10th और 12th के, उनमें दो चांस मिलेंगे स्टूडेंट्स को। न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह में भी ऐसा हमने चाहा था, ये हम क्यों कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑप्शन मिले कि वो अपने पसंद के मार्क्स को रिटेन कर पाए, और जो बोर्ड का जो प्रेशर होता है उससे थोड़ा सा उसको राहत मिले। नेक्स्ट, इंडिया के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। ठीक है, और अभी इस समय आर्मी के चीफ जो है वो कौन है, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे है। ठीक है, उससे पहले जनरल नरवणे थे। ठीक है, ईयू लॉन्चेस रेड सी में, जो है ईयू ने मिशन लॉन्च किया है। इसमें हमने ये भी जाना कि ईयू ने अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो मिशन एस्पाइट था ये रहा। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है शील्ड, और ऑलरेडी रेड सी वाले एरिया में यूएसए अपने ऑपरेशन चला रहा है, दैट इज नॉन एज क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बाकी कई सारे कंट्रीज के पार्ट है। तो इतने सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो लेट्स summarize today's session. We are going to end today's session and I wish you all the best. Take care. Bye bye.